हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज 10th क्लास मैथ में आपका चैप्टर जो 6 है त्रिभुज, उसके बारे में और उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 और इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो समरूपता प्रमेय है, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, इसे आज हम इसमें प्रूव करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो आप जानते हो त्रिभुज क्या है, आपने देखा है, आप 7th क्लास से पढ़ते आए हो कि ये 3 रेखाएं हैं और 3 रेखाएं से जो घिरी आकृति है, ये 3 रेखाओं से जो घिरी आकृति है, इसी आकृति को आप जो है त्रिभुज कहते हो। तो इस त्रिभुज की 3 रेखाएं होती हैं और 3 ही अंतःकोण होते हैं, ये आपके अंतःकोण होते हैं। तो इस आकृति को आप त्रिभुज कहते हो। और त्रिभुज में अब आपने जो पढ़ना है वो देखना है कि जो त्रिभुज होता है, इन्हीं में आपकी एक होता है समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं? जो देखने में एक जैसी होती हैं उन्हें हम समरूप आकृति कहते हैं। बट उनके आकार चेंज हो सकते हैं, छोटे बड़े आकार हो सकते हैं, परंतु उनकी शेप जो आकृति होगी वो सेम होगी, देखने में एक जैसे लगते हैं आपको। जैसे कि आप देखते हो, ये एक वृत्त है और इस वृत्त के साथ आपके कितने भी वृत्त हो, कैसा भी वृत्त है, लेकिन इनकी आकृति तो एक जैसी है, लेकिन छोटे बड़े हैं, तो ये आपके समरूप वृत्त हैं। यानी कि एक पार्ट आपको ध्यान रखना है, सभी वृत्त जो होते हैं, सभी वृत्त आपके समरूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सभी वृत्त समरूप होते हैं आपके। इसके बाद आपने देखा है कि भाई ये एक वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मान लेते हैं ये भी एक वर्ग है, तो इसकी भी सभी भुजा बराबर होंगी, ये सभी भुजा बराबर होंगी। एक ये वर्ग है, इसकी भी सभी भुजा बराबर होंगी, परंतु छोटे बड़े हैं तो ये भी आपके समरूप हैं। तो ध्यान रखना है, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपके जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज जो होंगे उनकी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप जानते हो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग और सभी जो आपके वृत्त होते हैं ये आपके समरूप होते हैं। अब आपके यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं, मान लेते हैं आपके ये 2 त्रिभुज हैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज है आपके पास पी क्यू आर। ये 2 त्रिभुज आपके पास हैं और ये मान लेते हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। यदि 2 त्रिभुज हैं आपके ए बी सी, ये समरूप का साइन होता है आपका, और त्रिभुज पी क्यू आर आपके समरूप त्रिभुज हैं। तो यदि 2 त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज हैं तो उनके लिए आपकी जो फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर 2 त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं।
यानी कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उनकी भुजाएं हैं समानुपाती होंगी। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ए बी के जो संगत भुजा है वो पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी के संगत भुजा क्यू आर है तो बी सी अपॉन क्यू आर, और ए बी के जो ए सी की जो संगत भुजा है वो पी आर है तो ए सी अपॉन पी आर। उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपकी समानुपाती होती हैं। नंबर 2, यदि दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उन समरूप त्रिभुजों की जो अंतः कोण है, संगत कोण है, वो आपके बराबर होते हैं। तो दो कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। जो आपके समरूप त्रिभुज हैं उनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। तो ये दो समरूप त्रिभुजों की दो गुण होते हैं, दो प्रॉपर्टी होती हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी और उनके जो संगत कोण है वो आपके बराबर होते हैं। अब आपका आते हैं, यदि आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। तो नंबर 2, आपके सर्वांग समता क्या है। सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियों में क्या अंतर होता है। समरूप में उनकी आकृति समान होती है लेकिन आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, परंतु यदि सर्वांगसम आकृतियां हैं तो उनकी आकृति भी और उनके आकार भी समान होते हैं, वो आपके सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। मान लेते हैं आपके पास ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज एबीसी है आपके पास और ये पी क्यू आर आपके पास एक त्रिभुज है। यदि ये सर्वांगसम है तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। नंबर 1, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। तो जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समान होंगी, इसलिए आपकी जो ए बी है वो बराबर होगी पी क्यू के, आपकी जो बी सी है वो बराबर होगी क्यू आर के, आपकी जो ए सी है वो बराबर होगी पी आर के। तो जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 2, यदि दो सर्वांगसम आकृति हैं तो उनके संगत कोण
बराबर होंगे। सर्वांग आकृतियों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो नंबर 2, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यदि आपके दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो ये आपके सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण आपके बराबर होते हैं। अब देखते हैं इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 उसमें आपको दिखा हुआ है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही का प्रयोग आपको करना है। सभी व्रत कैसे होते हैं आप जानते हो, सभी व्रत आपके समरूप होते हैं। तो पहले में आपका समरूप आएगा। इसके बाद जो सेकंड है उसमें आपको दिया हुआ है सभी वर्ग, मैंने आपको लिखाया है, आप देख सकते हो पीछे कि जो सभी वर्ग होते हैं वो आपके समरूप होते हैं। इसके बाद थर्ड में सभी त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, मैंने आपको लिखाया है नोट्स में कि जितने भी आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो इसमें यहां पर आपका समबाहु आएगा। इसके बाद फोर्थ में भुजाओं की संख्या समान संख्या रखने वाले दो बहु समरूप होते हैं। आप जानते हो दो बहु समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो। तो यहां पर आपका बराबर आएगा और उनकी भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। तो यहां पर आपका समानुपाती आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, और सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आपके समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं, आप दे सकते हो और कुछ भी आप लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों में। मान लो आपके पास एक चूड़ी है और आपके पास एक अंगूठी का जो छल्ला सा होता है वो छल्ला है। दोनों वृत्त के आकार के होते हैं परंतु उनकी आकृति कैसी है, अलग अलग है, लेकिन वो है समरूप आकृतियां। ऐसी आकृति समरूप न हो तो आप कोई भी आकृति दे सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज ले सकते हो, एक विषमबाहु त्रिभुज ले सकते हो। तो ये आपके ऐसे ही आप कितने उदाहरण इसमें दे सकते हो। अब इसमें बताना है निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। आप समरूप तभी होते हैं यदि उनके भुजा समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो आप देखते हो यहां पर प्रत्येक कोण 90 अंश है, जबकि यहां पर प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है, कोण अलग अलग हैं। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो आकृतियां हैं वो आपकी समरूप नहीं है। इसके बाद आप देखोगे थेल्स प्रमेय, समरूपता प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपकी ज्यादातर पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर 10th क्लास में पूछी जाती है। थेल्स प्रमेय, बीपीटी प्रमेय, जिसे समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। तो देखते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपकी समरूपता प्रमेय है। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास एक त्रिभुज है, एबीसी आपके पास एक त्रिभुज है। तो आपको दिया हुआ है, दिया है कि जो एबीसी एक त्रिभुज है
और इस पर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। ये एक रेखा खींचते हैं जो BC के समांतर है, इसे हम D और E कह सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि जो DE है वो समांतर है BC के, ये हमें दिया है और हमें जो सिद्ध करना है, और ये जो DE है अन्य दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। और हमें जो इसमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि ये जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि अन्य दो भुजाएं ये भुजा है तो इनको समान अनुपात में बांटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD और DB का जो अनुपात है, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। ये हमें सिद्ध करना है कि ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो देखते हैं इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो E से AB है इस पर एक लंब खींचते हैं, E और F, ये लंब है आपका EF। तो सर्वप्रथम इसी प्रकार D से AC पर आप लंब खींचोगे DG, और आपने जो B को भी E से मिला देते हैं और D को भी C से मिला देते हैं। तो ये आपके जो हैं ये लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अब देखते हैं इसे। आप सर्वप्रथम क्या करोगे कि आपके पास ये जो लंब आपने EF खींचा है वो AB भुजा पर है, यानी कि AB भुजा हो, AD भुजा हो, DB हो, आपकी इन सभी पर जो लंब होगी वो EF ही होगी। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल निकालते हैं और आधार लेते हैं D। AD आधार है तो आप निकालोगे क्षेत्रफल एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल निकालते हो किसका, ADE, ADE। और किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना लंब। तो एरिया ऑफ ADE 1/2, ये आधार पे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आधार है AD और इस आधार पर लंब है आपका EF। तो ये आती है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जो है इस आधार पर, मैंने बताया है इस सारे आधार पर आपका लंब EF ही होगा। तो DEB का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल DEB इक्वल टू 1/2। तो DBE के लिए आधार है DB और लंब मैंने बताया है इस पर EF ही होगा। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड निकल कर आती है। अब आपको करना है जो आपकी सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको डिवाइड करना है, भाग देनी है इक्वेशन फर्स्ट से। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्षेत्रफल ADE भाग क्षेत्रफल DEB इक्वल टू, जब आप इसमें इससे भाग दोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसल और EF से आपका EF कैंसल। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब आपका बचता है यहां पर EF से EF और 1/2 से 1/2 कैंसल होने के बाद AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आती है थर्ड। अब इसी प्रकार आप जो है
अब मैंने बताया है जो DG है वो AC पर लंब है, तो अगर हम इस आधार पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखते हैं क्षेत्रफल ADE, लेकिन अब जो हम आधार लेते हैं वो आधार है आपका AE, क्योंकि AE पर लंब है DG, तो 1/2 आधार AE और लंब है आपका DG। तो यह आती है इक्वेशन 4। इसी प्रकार DEC का आप क्षेत्रफल निकालोगे, आधार आपका DG ही हो, ये EC होगा और लंब आपका DG ही होगा इसमें। तो एरिया ऑफ DEC इक्वल 1/2 आधार है आपका EC और लंब है आपका DG। ये आपकी इक्वेशन 5 आती है। अब आप समीकरण 4 में भाग दोगे समीकरण 5 से, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, जब इसमें आप इससे भाग दोगे तो DG से DG कैंसल और 1/2 से 1/2 ऊपर आपका आता है AE और अपॉन EC। तो हम जानते हैं जो DEB है और DEC है, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपके एक ही आधार DE पर है, इसलिए इनके क्षेत्रफल जो हैं वो बराबर होंगे। तो आपको लिखना है क्योंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर हैं, एक ही आधार पर हैं, अतः इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। जब एक ही आधार पर हैं तो इनके जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर होंगे, इसलिए जो है त्रिभुज एरिया ADE अपॉन ADE अपॉन DEC, तो मैंने बताया है कि जो DEC का एरिया है और DEB का जो एरिया है वो बराबर होंगे, तो इसलिए हम जो है इसमें DEC के स्थान पर DBE लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ DBE, क्योंकि दोनों के जो क्षेत्रफल है वो बराबर होंगे, तो इसलिए आप जो है DEC के स्थान पर DEB रख दोगे, DEB तो इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये आपके पास एक इक्वेशन 6 निकल कर आती है। तो आप देखते हो कि जो आपकी समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर जो आपकी 6 है, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होंगी। तो आप लिखोगे समीकरण 3 व 6 से, तो जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी, तो AD अपॉन DB इक्वल होगी AE अपॉन EC। तो यही आपकी जो है वो थेल्स प्रमेय है जो आपकी सिद्ध हो चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।